हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद वैभव सिन्हा। तो आज मैं एक नए चैप्टर की सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूं, जो कि क्लास 12th का चैप्टर नंबर 13 है, प्रोबेबिलिटी। ये चैप्टर नॉर्मली मैंने देखा है बच्चों को पता नहीं, इसमें काफ़ी डाउट रहते हैं या थोड़ा बच्चे डरते भी हैं इससे। तो आई गेस स्टार्टिंग से मैं इसको समझाऊँगा आपको, उसके बाद आपको कोई डाउट इसमें नहीं बचेगा। ठीक है, आज की जो पहली वीडियो है, पहला जो लेक्चर है इस चैप्टर का, इसमें मैं बस बेसिक इंट्रोडक्शन रखने वाला हूँ। मतलब मैंने कुछ प्रॉब्लम्स उठाई हैं जिसमें आपको सिर्फ प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है। ठीक है, सबसे पहली दिक्कत आती है बच्चों को प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी नहीं आती, उसके बाद की प्रॉब्लम्स तो बाद में आएंगी। ठीक है, मतलब जो हमारे चैप्टर में और भी टॉपिक्स हैं वो हम बाद में सीखेंगे। पहले हम सीखेंगे कि नॉर्मली किसी भी प्रॉब्लम में प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। दिक्कत उनको भी आ सकती है जिन बच्चों ने 11th में थोड़ा अच्छे से प्रोबेबिलिटी नहीं करा, बट अगर अभी वो ध्यान देंगे अच्छे से तो शायद उनको डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और प्रोबेबिलिटी प्रैक्टिस मांगती है, आप जितने ज़्यादा वैरायटी प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी इस पर कमांड बनती जाएगी। फॉर्मूला एक ही है लेकिन इसमें वैरायटी है, तो प्रैक्टिस करनी है आपको बहुत सारी। ठीक है, तो मैंने एक क्वेश्चन लिया है आपका, दैट ऑन थ्रोइंग 2 डाइज साइमल्टेनियसली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। देखो, सबसे पहले क्या करा मैंने, 2 डाइस को एक साथ फेंका। जब मैं एक डाइस को फेंकता हूँ तो कितने आउटकम बनते हैं? 6 आउटकम बनते हैं ना, 1 2 3 4 5 6। सबकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/6, 1/6। ठीक है, बट अगर मैं 2 डाई फेंकता हूँ तो कितने केसेस बन जाते हैं? 6 × 6, यानी कि टोटल 36 केसेस बनते हैं, और हर केस की प्रोबेबिलिटी होती है 1/36। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। तो मैं आपको सैम्पल स्पेस दिखा देता हूँ एक बार कि जब हम 2 डाइस एक साथ फेंकते हैं तो क्या सैम्पल स्पेस बनता है। देखो ये वाला, इसको मैं एक सेकेंड, देखो ये मैंने यहाँ पे एक सैम्पल स्पेस क्रिएट करा है कि जब आप 2 डाइस को एक साथ फेंकते हो तो ये टोटल 36 केसेस बनते हैं, है ना। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, तो ये सारे केसेस पॉसिबल है। ठीक है, अब वापस चलते देखते हैं हमारे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था। इसने बोला कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ नंबर्स एज 4, कि जो हमारा सम है वो 4 आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। देखो इसको करते हैं, इसको आप लोग साथ के साथ नोट भी करते जाना, ठीक है, तभी अच्छे से समझ आएगा। इसके नोट्स रखना बहुत ज़रूरी है। तो देखो इसको करते कैसे हैं, सॉल्यूशन। लेट ए बी अ इवेंट, आपने एक इवेंट मान लिया दैट इट इज गेटिंग सम ऑफ नंबर्स इज 4। आपने ए एक इवेंट मान लिया कि आपका जो सम आया वो 4 आया, तो अब ए के अंदर आपके कौन कौन से आउटकम्स हो सकते हैं। देखो सम 4 है तो क्या हो सकता है, 1,3 आ सकता है ना, 2,2 आ सकता है, और 3,1 आ सकता है। ये सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं। टोटल कितने केसेस थे? 36। और यहाँ पर कितने हैं? 3। यहाँ पर कितने हैं? 3। तो अगर मैं यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालूँ सो इट वुड बी 3/36। क्लियर? आपके टोटल कितने केसेस थे? 36 केसेस थे, अभी मैंने आपको दिखाया। इस वाले केस में हमारे पास कितने आउटकम आए? 3 आउटकम आए। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 3/36। ठीक है, ये ए पार्ट हो गया। बी पार्ट, सम इज ग्रेटर देन 9। तो लेट बी एक इवेंट मान लो दैट सम इज ग्रेटर देन 9। इसको लिखना है आपने, क्वेश्चन करते टाइम इवेंट डिफाइन करने हैं। सम इज ग्रेटर देन 9। ठीक है, अब देखो बैठ के हिसाब लगाओ कौन कौन से आपके आउटकम हो सकते हैं। सॉरी ये बी है मेरा। ठीक है, आप चाहो तो जो सैम्पल स्पेस बनाया उसकी हेल्प ले सकते हो। तो सम ग्रेटर देन 9 है, तो 9 वाला नहीं लेना है, 10 लेना है। 10 कब कब आ सकता है? 4,6। देन 5 वाला केस आ सकता है, 5,5, 5,6। देन 6,4, 6,5 एंड 6,6। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे केसेस थे जब हमारा सम क्या है? ग्रेटर देन 9। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो गई आपके पास? इट इज़ सिंपली 6/36।
इट इज सिंपली 6/36। इसको कट करके आप सिंपल लिख सकते हो 1/6। ठीक है, समझ आ रहा है क्वेश्चन? बहुत आसान है, बस एक बार सैम्पल स्पेस बना लो। ठीक है, आपके क्वेश्चन होते जाएंगे। सी पार्ट, सी पार्ट में क्या है, डिफरेंट नंबर ऑन बोथ दी डाई। आपकी जो दोनों डाई है उन पे डिफरेंट नंबर होना चाहिए। तो ये कैसे निकालोगे? इसके लिए पहले आपको देखना है कि वो कौन कौन से केसेस हैं जिनमें सेम नंबर आते हैं। मतलब देखो, एक बार सैम्पल स्पेस दिखाता हूँ आपको मैं। एक सेकेंड, ये सैम्पल स्पेस है, इसमें देखो कि आपके सेम नंबर कहाँ कहाँ पे, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। 6 केसेस हैं जब आपके सेम नंबर है। इसके अलावा बाकी के 30 केसेस में आपके डिफरेंट नंबर हैं, है ना। तो जब आपसे पूछा गया कि डिफरेंट नंबर होने चाहिए, जब आपसे पूछा गया कि डिफरेंट नंबर होने चाहिए, तो आपके सी क्या है, सी एक इवेंट ले लो, डिफरेंट नंबर ऑन बोथ द डाई, डिफरेंट नंबर ऑन बोथ डाई। सी के अंदर आउटकम आप लिख नहीं सकते, बहुत सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो उसको आप यहाँ पे छोड़ सकते हो। आप सीधा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी लिख सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज 30/36। ठीक है, क्लियर है, जो कि कट के आपका आ जाएगा 5/6। ठीक है, क्लियर। ओके, एक डी पार्ट भी है। डी पार्ट में देखते हैं क्या बोला। डी पार्ट में इसने पूछ लिया कि इंटरसेक्शन बताओ ए पार्ट और सी पार्ट का। इसने क्या पूछ लिया, ए पार्ट और सी पार्ट का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, जो दोनों में आ रहा है। तो वो देखो कौन कौन से हैं, आपको पता होने चाहिए। इसमें आपके 30 केसेस हैं, बस कौन से नहीं है, सेम वाले नहीं है। इसमें देखो 1 2 3 3 केसेस हैं। इस 3 में से ये सिमिलर वाला है, तो ये तो नहीं आएगा। इसके अलावा ये जो 2 केसेस हैं वो आपके इंटरसेक्शन का पार्ट होंगे। 1,3 एंड 3,1 आपका क्या होगा, इंटरसेक्शन का पार्ट होगा। एंड प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, तो वो कितनी आएगी, 2/36। ठीक है, आई होप आपको ये प्रॉब्लम क्लियर हुई होगी। इसके बाद अगली प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कॉइन इज टॉस्ड एंड अ डाई इज थ्रोन। ठीक है, पहले एक कॉइन को उछाला गया है और उसके बाद एक डाइस को फेंका गया है। कब? इफ़ इट शोज अ हेड, अदरवाइज द कॉइन वॉज टॉस्ड अगेन। देखो, इसको बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। देखो, बोला एक कॉइन उछाला गया। जब आप एक कॉइन उछालते हो तो क्या केसेस बनते हैं, या तो आपका हेड आता है या आपका टेल आता है। आप इसे फ्लो चार्ट बना के हमेशा केस को एनालाइज ज़रूर करा दो। ठीक है, एक बार आपने फ्लो चार्ट बना के केसेस को समझ लिया तो क्वेश्चन आधा आप डिकोड वहीं कर लेते हो। ठीक है, इसने बोला कि एक डाई फेंकी गई, अगर हेड आया तो, अगर हेड आया तो डाइस फेंकी जाएगी। ठीक है, तो 6 केसेस आगे बनेंगे, 3 4 5 6। और अगर टेल आया तो दोबारा एक कॉइन टॉस होगा, तो फिर हेड या टेल। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखो कि इधर प्रोबेबिलिटी 1/2 डिवाइड हो जाती है। ठीक है, और इधर जैसे सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है ना, 1 2 3 4 5 6। तो अगर फाइनली जो मेरे सैम्पल स्पेस है, मैं अगर वो लिखूं तो वो क्या होगा, हेड आया 1 आया, है ना, हेड H2 H3 H4 H5 एंड H6। ठीक है, ये मेरे केस बने। इसके बाद मेरा केस क्या है, TT एंड TH, है ना। तो यहाँ पे मेरे या तो टेल आएगा या हेड आएगा। टोटल मेरे पास 8 केसेस हैं। क्या सबकी प्रोबेबिलिटी 1/8 है? नहीं। क्या सबकी प्रोबेबिलिटी 1/8 है? नहीं। आपको यहाँ पर एनालाइज करना पड़ेगा कि जब आप एक कॉइन को उछालते हो तो 2 केस बनते हैं, हेड या टेल। दोनों की चांसेस होते हैं 50%, यानी 1/2। ठीक है, 1/2। जब इस 50% को आप उठाते हो एंड फर्दर आपने
एक डाई फेंका, हर केस की 1/6 है। तो जो एक पर्टिकुलर केस हुआ H1, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दोनों की एंड है ना, हेड एंड 1 मल्टीप्लाई हो जाता है, पहले की प्रोबेबिलिटी 1/2, दूसरे की 1/6, तो टोटल 1/12। ऐसे ही H2 की प्रोबेबिलिटी इज 1/12। तो ये जितने भी 6 केसेस हैं, इन 6 की प्रोबेबिलिटी 1/12 है, ताकि सारे ऐड अप होके 1/2 बनते हैं। ठीक है, ऐसे ही इधर वाले केस की, यानी मैं टेल और टेल वाले केस की अगर प्रोबेबिलिटी निकालूं, तो पहली बार टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, दोबारा टेल आने की प्रोबेबिलिटी अगेन 1/2। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 हो जाती है, बिकॉज देखो 50-50 केसेस डिवाइड हो गए। अब यहाँ पर 50 में से 25% चांस है कि ये वाला केस आएगा टेल टेल, एंड 25% चांस है कि ये आएगा टेल हेड। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये वाले 6 केसेस हैं हमारे पास, इन सब की प्रोबेबिलिटी इज 1/12, एंड इधर जो ये वाले 2 केसेस हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी इज 1/4। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी का एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब इसने बोला कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 ऑन दी डाई। तो सिंपल इसने क्या बोला कि भैया इस वाले केस की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं, सॉल्यूशन इज लेट A इज इक्वल्स टू, A एक इवेंट मान लिया दैट गेटिंग 4 ऑन डाई। तो भाई डाई फेंका गया है, 4 आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो A के अंदर जो मेरा केस आया है वो सिंपल सा आया है H,4, है ना। इसकी अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है, 1/8 नहीं है यहाँ पर, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ सारे केसेस इक्वली लाइकली नहीं हैं। तो इसकी हेड आने, पहले केस में हेड की प्रोबेबिलिटी थी 1/2, है ना, एंड देन अगेन 4 आने की प्रोबेबिलिटी वॉज, यहाँ मल्टीप्लाई होगा 1/6, है ना। तो हेड एंड 4 ये आने की प्रोबेबिलिटी आपकी हो गई 1/12। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, अगर आता 3 एंड 4, मतलब अगर मुझे 2 केस चाहिए होते तब मैं उनको ऐड करता सिंपली। ठीक है, 2 केस चाहिए तो ऐड होता, सिंगल केस में यहाँ एंड वाला केस है ना, तो मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अगर और वाला होता है कि 3 भी आ सकता है 4 भी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 और 4, तो इन दोनों केसेस को ऐड करते हैं, है ना। और के केस में ध्यान रखना, जब भी और वाला सिनेरियो आता है, और के केस में ऐड होती हैं प्रोबेबिलिटीज़, एंड के केस में प्रोबेबिलिटीज़ मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, आई होप इसका आंसर आपको समझ में आया होगा, इसको नोट डाउन ज़रूर कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं उसमें क्या है। तो अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें क्या है, कंसिडर एन एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई, इफ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप थ्रो द डाई अगेन। अच्छा, आपको बोला एक डाई फेंकी गई है ना, डाई फेंकते हो तो क्या आता है 1 2 3 4 5 6। इसने बोला अगर 3 का मल्टीपल आया तो डाई को दोबारा फेंको, और कोई और नंबर आया तो कॉइन टॉस करो। यानी कि यहाँ पे मैं 2 ग्रुप बांट लेता हूँ, है ना। एक ग्रुप में मेरा 1 2 4 5 रहेंगे, एक ग्रुप में मेरा 3 और 6 रहेंगे। ठीक है, इस वाले को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो देखा जाए तो इस ग्रुप के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 4/6, और इस ग्रुप के आने की प्रोबेबिलिटी इज 2/6। यहाँ तक क्लियर। आप चाहो तो सबको 1/6 ले सकते हो, मैंने इन 4 केसेस को एक साथ ले लिया तो ये 4/6 हो गए, और इन 2 को एक साथ ले लिया 2/6। इसने बोला कि अगर 3 का मल्टीपल आता है तो फिर से डाई फेंकी जाएगी, तो फिर से 6 केसेस बनेंगे, है ना। और अगर कुछ और आता है तो कॉइन, इस केस में कॉइन टॉस होगा। तो यहाँ पर 4/6 इंटू क्या होगा 1/2, है ना। अगर ये एक इवेंट ले रहा हूँ मैं, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4/6 इंटू 1/2, क्योंकि पहले कॉइन, यहाँ क्या है कॉइन टॉस हो रहा है हेड या टेल, तो कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी 4/6, है ना। जब 1 2 इनमें से कोई नंबर आएगा तो कॉइन उछलेगा, एंड देन फर्दर कॉइन पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। तो अगर मैं इस ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सो इट वुड बिकम 4/6 इंटू 1/2,
दैट इज़ 4/12। वहीं पर अगर मैं इधर से किसी एक बी इवेंट को उठाता हूँ तो यहाँ देखो 2/6 इंटू 1/6 होगा, क्योंकि यहाँ 6 केसेस फर्दर डिवाइड हो रहे हैं। ध्यान रखो, जब भी जितने केस डिवाइड हो रहे हैं प्रोबेबिलिटी उतनी डिवाइड हो रही है। तो अगर मैं बी से कोई इवेंट उठाता हूँ रैंडमली तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होने वाली है, 2/6 इंटू 1/6, दैट वुड बी 2/36। ठीक है, फ्लो चार्ट या ट्री डायग्राम बना के प्रोबेबिलिटी का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर वो कर लोगे तो प्रोबेबिलिटी में आपको महारत मिल जाएगी। पहले फ्लो चार्ट बना के एक बार अच्छे से सबकी प्रोबेबिलिटी का एनालिसिस कर लो, फिर अपने क्वेश्चन की तरफ चलो। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी बताना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन शोइंग अ टेल। तो देखो इसकी ये है ना, तो ए जो है, ए मेरा क्या है, ए इज़ अ केस दैट कॉइन शोज अ टेल, कॉइन शोज अ टेल। तो इसके अंदर देखो ए के अंदर मैं इवेंट भी लिख सकता हूँ, कौन कौन से हैं। टेल कब कब आएगा, 1, आ सकता है, 2, आ सकता है, 4, आ सकता है, एंड 5, आ सकता है ना। तो देखो इसमें हर एक की प्रोबेबिलिटी अब दो तरीके से निकाल सकता हूँ। देखो एक तो मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ कि भाई मुझे पता है कि यहाँ पे मैंने करा था, है ना, कि भाई ये 4/6 है इंटू 1/2, तो ये डायरेक्ट कितना आ गया आपका 4/12। एक तरीका ये भी है, और मैं इन सब की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देता हूँ, मतलब एक एक करके निकालना, जैसे जो एक आप नॉर्मल बच्चा निकाल ऐसे भी निकाल सकता है कि इस वाले केस की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई भाई, 1 आने की प्रोबेबिलिटी थी 1/6 इंटू टेल आने की प्रोबेबिलिटी इज़ 1/2, प्लस ऐसे दूसरे वाले की भी 1/6 इंटू 1/2 यानी 1/12 हो गई, प्लस तीसरे केस की भी 1/12 हो गई, प्लस चौथे केस की भी 1/12 हो गई। तो चारों का ऐड करके कितना आया 4/12, ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, समझ आ रहा है? आपको एक कर करके देखना है, जितनी ज़्यादा वैरायटी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको क्लियर होता जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में बोला एटलीस्ट 1 डाई शोज अ 3, क्योंकि यहाँ देखो 2 डाई फेंकी गई, एक बार फर्स्ट केस में एक बार सेकंड केस में। तो मैं बोला एटलीस्ट कोई एक डाई पे 3 आना चाहिए, तो भाई 3 वाले सारे केसेस उठा लो। ठीक है, एक तो 6 केसेस तो ये बन जाएंगे, 3, 1, 3, 2, देखो यहाँ 3 आ सकता है, 3 के बाद ये 6 केसेस हैं, ऐसे 6 आ सकता है और 6 के बाद भी 6 केसेस है ना। तो हमारे पास केस यहाँ कौन कौन से आएंगे बी के अंदर, वो देखो 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6 एंड 6, 3। तो ये 7 केसेस हैं हमारे पास। ठीक है, और अगर मैं ध्यान से देखूँ तो इस सातों के 7 केस मेरे यहाँ लाइक कर रहे हैं, जो कि इक्वली लाइकली है। इन सभी की प्रोबेबिलिटी है 1/6 इंटू 1/6, दैट इज़ 1/36, है ना। और कितने केसेस हैं आपके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे टोटल मेरे पास 7 केसेस हैं और हर केस की प्रोबेबिलिटी है 1/36। तो फाइनली मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गई 7 इंटू 1/36, दैट इज 7/36। समझ आया? मतलब मैंने एक एक की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दिया। इस वाले केस की प्रोबेबिलिटी 1/36, इसकी 1/36, 1/36, टोटल ऐड करके 7/36 आ गई। ठीक है, क्लियर? आई होप क्लियर हो रहा है आपको। ठीक है, यहाँ एक केस की पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी, ठीक है ठीक है, ओके। थर्ड पार्ट क्या पूछा है इसमें, फाइंड देयर इंटरसेक्शन। थर्ड पार्ट में पूछा फाइंड देयर इंटरसेक्शन। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? नहीं, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, इसमें टेल वाला पूछा था, इसमें टेल आ ही नहीं रहा। ठीक है, इसमें टेल आ ही नहीं रहा।
तो इसका जो इंटरसेक्शन होगा A इंटरसेक्शन B, दैट वुड बी 5, मतलब एम्प्टी सेट होगा। एंड इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट वुड ऑल्सो बी 0। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे, है ना। अगर ये क्वेश्चन समझ आए हैं तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 13.1, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को स्टार्ट करेंगे। उस वीडियो में मिलते हैं, तब तक खुद से उठा के आप चाहो तो 11th की एनसीईआरटी एक बार उठा के उसकी जो थर्ड एक्सरसाइज है उसके केसेस की प्रैक्टिस कर लो, ज़रूरी है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी नहीं तो बच्चों को डाउट में डाल देती है, बट हाँ अगर समझ आ जाएगी तो आपको बड़ा आसान लगेगी, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहो।